कैंसर पेशेंट की जर्नी क्या है, कैसे हम इंसिडेंसेस या फिर कैसे बाकी के पर्सपेक्टिव्स को देखते हैं, सो दैट एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग अपने व्यूअर्स को हो इसके लिए। कैंसर केसेस बेसिकली इंडिया में लास्ट 10 इयर्स में तो काफ़ी इंक्रीज हो गए हैं। केयर गिवर्स का कितना स्ट्रॉन्ग रोल आप देखते हैं एक कैंसर पेशेंट की जर्नी में, उनका कितना इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है? केयर गिवर्स आर द पिलर ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट। वी हैड अ पेशेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ही वाज अ मेल ब्रेस्ट कैंसर। तो द फैमिली बैक्ड आउट कुछ सुपरस्टिशन अंधविश्वास की वजह से कि यह महिलाओं में होने वाली बीमारी इस पुरुष में हुई है एंड ये इसके पिछले जन्मों का पाप था एंड इसके कर्म है जिसकी वजह से ये हुई है। तो इस तरह से ही लैक्ड द फैमिली सपोर्ट। आप किसी ऐसे केयर गिवर से मिले हैं आज तक जिसने आपको पर्सनली बहुत इंस्पायर किया हो? कि एक अटेंडेंट जो अपना वाइफ का ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद भी एक टोटली अनरिलेटेड आदमी के साथ इसलिए टोटल ट्रीटमेंट में आता रहा बिकॉज उसका खुद का फैमिली से कोई आने को तैयार नहीं था। कि क्या आप हमें ये बता सकती हैं कि अगर किसी को भी कैंसर डायग्नोस होता है तो वो कैंसर से रिलेटेड कहाँ कहाँ फाइनेंशियल फंडिंग के लिए रिलाई कर सकता है या किस फाइनेंशियल फंडिंग के लिए वो अप्रोच कर सकता है? आयुष्मान भारत योजना है, तो हमारे हॉस्पिटल्स में 80% पेशेंट्स होते हैं जिनके पास आयुष्मान कार्ड होता है। बीमारी पता चली तो क्या उसके बाद वो आयुष्मान भारत की मदद ले सकते हैं? बिल्कुल। वेलकम टू द हेल्थ कॉन्वो पॉडकास्ट। आई एम विवेकानंद मिश्रा, योर होस्ट फॉर टुडेज डिस्कशन। आज का पॉडकास्ट उन सारे लोगों के लिए बहुत रिलेवेंट है जिन्हें ये पता चला कि उनका कोई भी नियर एंड डियर वन कैंसर से डायग्नोस हुआ, और क्योंकि आप अपने नियर एंड डियर वंस की कैंसर जर्नी का हिस्सा बनने जा रहे हैं, आपके लिए ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि केयर टेकर्स का रोल कितना अहम है इस पूरी हीलिंग जर्नी में एक कैंसर पेशेंट की। फिनेंशियल सपोर्ट आपको क्या क्या मिल सकते हैं, डॉक्टर का क्या पर्सपेक्टिव होता है जब वो आपके ट्रीटमेंट के लिए खुद को भी प्रिपेयर कर रहा होता है। इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आप इस पॉडकास्ट को अंत तक देखिए। आज के पॉडकास्ट में आपको बहुत सारी रियल स्टोरीज जानने को मिलेंगी, बहुत सारे रियल टाइम चैलेंजेस समझने को मिलेंगे, और उन रियल टाइम चैलेंजेस का क्या सलूशन है ये भी पता चलेगा। आज के इस डिस्कशन में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अमृता राकेश से, जो एक रिनाउंड रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं सवेरा हॉस्पिटल की। एंड डॉक्टर अमृता, वेलकम टू यू फॉर द हेल्थ कॉन्वो पॉडकास्ट। आपसे आज काफ़ी कुछ हम बात करेंगे उन मुद्दों पे जो शायद एक पेशेंट या फिर उनके केयर गिवर जानने की कोशिश करते हैं, बट कई बार एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन और बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जहाँ पे शायद वो अपनी बात को रख नहीं पाते। तो आज का पॉडकास्ट उन सारे कैंसर पेशेंट और उनके साथ जुड़े हुए लोगों का है जो उनकी विनिंग जर्नी में कैंसर पेशेंट का साथ देते हैं। तो स्ट्रेट अवे अब मेरे जो कुछ क्वेश्चंस हैं मैं उनके आंसर से आपका सपोर्ट चाहूँगा। थैंक यू सो मच। कैंसर पेशेंट की जर्नी क्या है, कैसे हम इंसिडेंसेस या फिर कैसे बाकी के पर्सपेक्टिव्स को देखते हैं, सो दैट एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग अपने व्यूअर्स को हो इसके लिए। कैंसर केसेस बेसिकली इंडिया में लास्ट 10 इयर्स में तो काफ़ी इंक्रीज़ हो गए हैं और अगर अभी देखा जाए तो करीब 15 से 18 लाख न्यू केसेस एवरी ईयर हमारे डायग्नोस हो रहे हैं। तो जिस तरह से कैंसर के इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं उसी तरह से इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं। पर अभी भी कैंसर अपने आप में केवल एक बीमारी नहीं है, ये एक ऐसा वर्ड है जो कि केवल पेशेंट ही नहीं पूरे फैमिली को के ऊपर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालती है। और इस बीमारी का नाम सुनते के साथ पेशेंट्स और उनके फैमिलीज़ आर लाइक कि एक फियर के स्टेट में चले जाते हैं। तो ये जर्नी इनिशिएट करना एक पेशेंट के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है और वी एज अ डॉक्टर्स भी उनको काउंसिल करके आगे इनकरेज करके बढ़ाना एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। बट फिर भी विथ राइजिंग नंबर ऑफ केसेस और हमारा मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड ट्रीटमेंट जैसे इंक्रीज़ हो रहा है तो इसको धीरे धीरे करके एक डायग्नोसिस से उनको कंफर्टेबल करना, उनको आगे के ट्रीटमेंट के बारे में बताना और उसके बाद ट्रीटमेंट इनिशिएट कराना। बिकॉज वंस दे गेट इनटू द प्रोसेस, एक बार वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कराने के प्रोसेस में आ गए, उनको समझ में आ गया इसके बाद क्या और आगे कैसे कैसे चलना है, तो वो धीरे धीरे करके मेंटली अपने को इसके साथ एट पार करते हैं और अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप होती है, एक एक्सेप्टेंस आती है इसमें।
ओके जब आप पहली बार फैमिली मेम्बर से मिल रहे होते हैं किसी भी एक कैंसर पेशेंट के, तो आपको सबसे ज़्यादा कॉमन इमोशनल या मेंटल रिएक्शंस केयर गिवर्स में क्या देखने को मिलता है? अगर एकदम क्रिस्प में बोला जाए तो फियर एंड शॉक, बिकॉज इस डायग्नोसिस को ब्रेक करने के बाद जो फर्स्ट रिएक्शन होता है, दे आर नॉट एबल टू बिलीव, उन्हें विश्वास नहीं होता कि ये कैंसर है, क्योंकि कोई भी सिम्टम उन्हें अगर लंबे समय से था तो कोई भी इंसान किसी भी सिम्टम को सीधे कैंसर नहीं सोचते हैं, वो पहले लोकल ट्रीटमेंट लेते हैं, कोशिश करते हैं कि वो ठीक हो जाए। किसी को मुंह में छाले होंगे तो वो पहले यही सोचेगा कि वो छाले हैं, वो सीधे मुंह का कैंसर नहीं सोचेगा। किसी को पेट में दर्द होगा तो वो पेट दर्द का इलाज कराएगा, वो पेट का कैंसर नहीं सोचेगा। लेकिन एक समय के बाद जब ये सिम्टम्स रिलीफ नहीं होते हैं या बढ़ते हैं और धीरे धीरे करके उनकी डायग्नोसिस बनती है, तो ये डायग्नोसिस ब्रेक करते समय फियर एंड शॉक मोस्ट कॉमन रिएक्शन होता है जो हमें अटेंडेंट्स में, पेशेंट्स में देखने को मिलता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट मोस्ट कॉमन रिएक्शन है वो अनसर्टेनिटी है। मतलब उन्हें इतनी अनसर्टेनिटी, इतना अनिश्चित जो एक फीलिंग होती है वो आती है कि अब इसके आगे क्या। जैसे पुराने ज़माने में टीबी को लेके होता था, पहले होता था कि टीबी हुआ तो लोग घर के बाहर, गांव के बाहर एक कमरा बना दिया जाता था जिसमें पेशेंट को छोड़ दिया जाता था, पर आज के ज़माने में टीबी का सर्दी जुकाम की तरह इलाज होता है। बिल्कुल उसी तरह से आज वो स्थिति कैंसर के लिए है। लोग कैंसर का नाम सुन के, एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जो अब मान लेता है कि इसके आगे हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। लेकिन हमारा कंसर्न ये है कि उस फियर, शॉक, अनसर्टेनिटी के आगे हम लोग उनको रोड मैप दिखाएं कि नहीं, यहाँ पे रास्ता है, आपको चलना है और यह बीमारी ठीक हो सकती है, कंट्रोल हो सकती है। तो ये भरोसा दिला के हम लोग ट्रीटमेंट से इनिशिएट कराते हैं उनको। फिर तो बेसिकली अगर हम बात करें केयर गिवर्स की, अगर हम बात करें फैमिली मेम्बर्स की या पेशेंट की, तो वो इमोशनल या मेंटल जो बैलेंस है, या फिर अगर हम कहें कि जीतने की चाह, तो क्या वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है? क्या वो पेशेंट या फिर केयर गिवर्स को ये समझाती है कि हाँ कैसे उन्हें इस डिफ़िकल्ट जर्नी को पार करना है या कैसे जीतना है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि माइंडसेट का ट्रीटमेंट पे बहुत अंतर पड़ता है। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स होता है, और अगर इंसान या केयर गिवर शुरू से नेगेटिव है कि अब ये बीमारी हो गई और अब हम ठीक नहीं हो सकते, तो ऐसे में बहुत बार ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स भी कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। पेशेंट फॉलोअप्स टाइम से नहीं करते, उनको जो डेट्स दी जाती है दे मिस दोज डेट्स कि ठीक है हमें 6 कीमो बताई गई है से फॉर एग्जांपल, तो 6 की 6 लगवा के भी क्या फ़ायदा, हमें तो एंड पता है, तो वैसे में दे डिफ़ॉल्ट द ट्रीटमेंट। तो ये सब सारे फैक्टर्स जो होते हैं नेगेटिव मेंटालिटी होने की वजह से वो ट्रीटमेंट कॉम्प्रोमाइज़ में रिज़ल्ट करते हैं, और अगर ट्रीटमेंट कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो हमारा जो आउटकम है वो भी गार्डेड हो जाता है, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर ये पॉजिटिव मेंटालिटी के साथ, एक पॉजिटिव आउटसेट के साथ ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है कि ठीक है बीमारी हो गई है बट हमें इससे बाहर निकलना है, तो इस मेंटालिटी के साथ ट्रीटमेंट शुरू करने से जो एडहेरेंस होता है, जो कॉम्प्लायंस होता है ट्रीटमेंट का, वो बेटर होता है, और इसके साथ ही एक पेशेंट डॉक्टर रिलेशन भी मेंटेन हो जाता है। वी हैव सीन केसेस, बहुत बार होता है कि 60-80 ईयर्स के भी लोग इतना पॉजिटिव होते हैं कि उनका एज फैक्टर की वजह से हमें बहुत बार लगता है कि whether they will be able to complete the treatment or not, but they come out with flying colors, and many a times even the younger population they get so agitated कि they leave the treatment in between. We had a patient actually, he was a 32-year-old young man, and he was so fearful, इतना डरा हुआ था। उसने ओरल कैंसर की सर्जरी कराई एंड कीमो एंड रेडिएशन उसने बीच में ही 10-12 फ्रैक्शंस के बाद डिफ़ॉल्ट कर गया वो, एंड जस्ट ड्यू टू फियर कि अब तो इसमें कुछ नहीं हो सकता, एंड अनफॉर्चुनेटली हिज डिजीज़ प्रोग्रेस्ड, बीमारी बढ़ गई उसकी और बाद में आउटकम भी पुअर रहा उसका। एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव मेनी पेशेंट्स, ओल्डर पेशेंट्स हैं। रिसेंटली हमने एक 80-year-old पेशेंट हैं, उनका लिम्फोमा का ट्रीटमेंट कंप्लीट किया है। ही टुक ऑल द कीमोथेरेपीज़, उसके बाद उनको रेडिएशन हुई, एंड लास्ट वीक वो 1.5 years फॉलोअप पे आए, टोटली डिजीज़ फ्री। सो अ मेंटालिटी डेफिनेटली हैज़ अ आउटकम ऑन पेशेंट ट्रीटमेंट। सो डॉक्टर अमृता,
किसी भी फैमिली में या किसी भी इंसान को अगर कैंसर डायग्नोस होता है तो ये लाजमी है कि वो नेगेटिविटी फीलिंग आएगी, क्योंकि हमने कभी कैंसर से लोगों को विन होते नहीं देखा। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनकी विक्ट्री को शायद हम नियर बाई अपनी सोसाइटी में देख पाते हैं कि हाँ, कैंसर से इस इंसान ने लड़ाई लड़ी और ट्रीटमेंट हुआ और ये लंबे समय तक जिया। ऐसे केसेस में जब पेशेंट खुद एक ट्रॉमा से गुजर रहा है, उसे पता है कि उसे कैंसर हुआ है, उनके केयर गिवर्स को भी ये पता है कि सडनली हमारे फैमिली में इनको कैंसर हुआ, तो उस केस में आप कैसे पेशेंट को या फिर उनके केयर गिवर्स को मोटिवेट करते हैं या उनका उत्साह बढ़ाते हैं ताकि वो कैंसर की इस लड़ाई में पूरे मन से उस लड़ाई को लड़ें और उनका जो विल पावर है वो बना रहे, सो दैट वो इस लड़ाई को जीत सकें? देखिए, किसी भी ट्रीटमेंट में उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए राइट इन्फॉर्मेशन सबसे ज़रूरी होती है। अगर हम उन्हें आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, उन्हें स्टेज की जानकारी नहीं रहेगी, ट्रीटमेंट कैसे चलेगा, क्या चलेगा, ये सब पता नहीं रहेगा, तो जहाँ पे अनसर्टेनिटी का फैक्टर होता है, तो अनसर्टेनिटी के फैक्टर में ये फियरफुलनेस या एंग्जाइटी ये ज़्यादा होती है। यदि हमें अंधेरे में चलने के लिए बोला जाए तो हम लोग भी डरे रहेंगे कि आगे पता नहीं अब क्या आएगा। लेकिन यदि उस अंधेरे रास्ते पे अगर लाइट जल रही है और हमें आगे की रोड दिख रही है तो हम थोड़े कॉन्फिडेंस से उस रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चीज़ ट्रीटमेंट के साथ भी है। यदि हम कैंसर पेशेंट्स को उनका राइट स्टेज, उनका राइट डायग्नोसिस एक्सप्लेन करें, उसके साथ ही उनको एक रोड मैप दें ट्रीटमेंट का कि अभी आपको इस डायग्नोसिस, इस स्टेज के साथ में ये जाएगी। जैसे कैंसर के लिए सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी 3 पिलर्स ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट होते हैं। तो किसी कैंसर में पहले सर्जरी की ज़रूरत होती है, किसी में उसको कीमो दे के छोटा करके फिर सर्जरी या रेडिएशन के लिए जाते हैं, और कुछ कैंसर्स में सीधे रेडिएशन क्यूरेटिव होती है। तो ये उन्हें इन्फॉर्मेशन देना कि आपका नेक्स्ट ट्रीटमेंट क्या होगा, और ये ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद डिपेंडिंग अपॉन द आउटकम या क्या इसके आगे इन तीनों मोडालिटीज़ में से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में क्या क्या आएगा। क्योंकि अगर हम उनके लिए सरप्राइज फैक्टर रखेंगे तो उनके में हमेशा एंग्जाइटी रहेगी कि अब आगे हमें क्या बता दिया जाएगा। तो मेरा बेसिक फोकस इस पे रहता है कि उन्हें रोड मैप क्लियर हो ट्रीटमेंट का और उनके लिए सरप्राइज फैक्टर्स मिनिमम हो। अब इट इज़ अ ह्यूमन बॉडी, वी डोंट नो कौन सा ट्रीटमेंट के कैसे बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। तो एक उन्हें अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ की देना कि कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो आएंगे उसका एक इन्फॉर्मेशन देना कि व्हाट आर द प्रोबेबल साइड इफ़ेक्ट्स जिसको हम वो एक्सपेक्ट करें पेशेंट में। बिकॉज एज अ केयर गिवर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज करें। जैसे जब तक वो हॉस्पिटल में है वी आर देयर, बट घर पे जाके यदि उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो इट इज़ द केयर गिवर हु टेक्स द फर्स्ट नोटिस कि हाँ इसे ये दिक्कत हो रही है। तो बीइंग अवेयर, मेकिंग देम अवेयर, शोइंग देम द रोड मैप, द ट्रीटमेंट, द एक्सपेक्टेड साइड इफ़ेक्ट्स, तो ऐसे इस वे में लाइक वी कैन बिल्ड होप एंड स्ट्रेंथ इन देम एंड उनके एंग्जाइटी को थोड़ा सा कम किया जा सकता है डेफिनेटली। आपने बात की केयर गिवर्स की। केयर गिवर्स का कितना स्ट्रॉन्ग रोल आप देखते हैं एक कैंसर पेशेंट की जर्नी में, या क्या स्ट्रॉन्ग रोल है अगर हम बात करें कि उनका कितना इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है? केयर गिवर्स आर द पिलर ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट। ऑल्दो ये इशू बहुत एड्रेस नहीं हुआ है और जितना भी फोकस होता है वो बेसिकली पेशेंट्स पर ही होता है। बिकॉज पेशेंट का ट्रीटमेंट, पेशेंट का खाना पीना, पेशेंट का रहना, पेशेंट को कैसे अच्छे से अच्छा रखा जाए, बट इसमें जो नेग्लेक्ट होते हैं वो केयर गिवर्स होते हैं। कोई भी पेशेंट अकेले ट्रीटमेंट कराने नहीं आते हैं, उनके साथ में कोई होता है जो साथ में आता है। जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं अपनी डेली रूटीन को में चेंजेस करके आपके साथ आ रहा है, या तो आप अपनी फैमिली में या अपने जॉब में कुछ करके। तो केयर गिवर का जो कॉम्प्रोमाइज़ होता है वो बहुत अंडर टॉक्ड इशू है, और इसमें उनका इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि किसी भी पेशेंट के साथ में कंटिन्यूसली बने रहना एंड
पेशेंट को रिक्वायर्ड कंसर्न प्रोवाइड करना, बीइंग अनसीन योरसेल्फ, कि आपका कंट्रीब्यूशन हैज़ नॉट बीन एक्नॉलेज्ड, ऐसा सोचते हुए केयर गिवर्स बहुत बार एंग्जाइटी में आ जाते हैं। लेकिन बिना केयर गिवर के, बिना जो प्राइमरी अटेंडेंट, प्राइमरी केयर गिवर या फैमिली सपोर्ट के इस ट्रीटमेंट को कंप्लीट कराना इट इज़ लाइक एन इम्पॉसिबल टास्क। क्या आपने कभी ऐसे भी केयर गिवर्स को देखा है जो पेशेंट की अलग डिमांड है? जब हम कैंसर ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं तो पेशेंट की केयर एटमोस्ट प्रायोरिटी है, उसके साथ साथ क्या आपने केयर गिवर्स को अपनी पर्सनल लाइफ के साथ स्ट्रगल करते हुए देखा है, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो एक प्राइमरी केयर गिवर हैं और उन्हें कैंसर पेशेंट का पूरा ध्यान रखना है? डेफिनेटली, क्योंकि जो भी केयर गिवर कंटिन्यूसली एक पेशेंट के साथ में है, वो दे आर नो डिफरेंट फ्रॉम द पेशेंट देमसेल्फ। उनकी फैमिली लाइफ, उनकी सोशल लाइफ और जॉब लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ जो होती है वो टोटली कॉम्प्रोमाइज्ड होती है, क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट कोई ऐसा फिक्स टाइमलाइन ट्रीटमेंट नहीं है कि आपको 5 दिन दवा खानी है, आपको 7 दिन दवा खानी है या 15 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन है, इस तरह से नहीं है। इट इज़ लाइक अ RD, अ रिकरिंग ट्रीटमेंट। इसमें एक फिक्स शेड्यूल्स पे हॉस्पिटल विजिट्स हैं। यदि सर्जरी होती है तो उसके पहले के प्री सर्जिकल वर्कअप, सर्जरी, पोस्ट सर्जरी जो रिहैबिलिटेशन एंड जो केयर होती है। यदि कीमो चल रही है तो कीमो एक फिक्स्ड इंटरवल्स पे चलती है, या तो 1 दिन की या 1 से 2-3 दिन, 5 दिन की कीमो चली। फिर उसके इंटरवल्स होते हैं, कोई कीमो वीकली चलती है, कोई 2 वीकली चलती है, 3 वीकली या मंथली। तो उस फिक्स्ड इंटरवल्स पे हर बार आना, कीमो करवाना। रेडिएशन जब पेशेंट की होती है तो 1, 2, 5 फ्रैक्शन से लेके महीने, 1.5 महीने तक रेडिएशन चलती है, डिपेंडिंग अपॉन द साइट, स्टेज, डायग्नोसिस, एवरीथिंग। तो इस पूरे ड्यूरेशन में पेशेंट के साथ में केयर गिवर जो आ रहे हैं उनकी लाइफ तो जगल्ड हो ही जाती है, बिकॉज बहुत बार ऐसे होते हैं केयर गिवर्स की घर पे छोटे बच्चे हैं, उनको छोड़ के आ रहे हैं। पेशेंट के अलावा घर पे एल्डरलीज होते हैं, उनको छोड़ के आ रहे हैं। तो उनका कंसर्न केवल पेशेंट नहीं होता है। यदि वो पेशेंट के साथ शरीर से हमारे सामने बैठा भी है तो उसका दिमाग अपने घर पर है कि हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ देयर किड्स, बच्चे को कौन देख रहा है, घर में जो बूढ़ा है उसको खाना कौन दे रहा है, उसको दवाई कौन दे रही है। क्योंकि जो मैन पावर है वो सबके पास बराबर नहीं होता। एवरीबडी डोंट हैव पीपल, सो मेनी पीपल देयर कि घर पे कोई उनका देखभाल करने के लिए है। बहुत बार कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कि आते हैं, उनका मान लीजिए OPD की लाइन में फाइल बहुत पीछे है, दे कम एंड रिक्वेस्ट मी कि मैम प्लीज़ हमें पहले देख लीजिए, वी हैव लेफ्ट आवर 2 किड्स एट होम एंड दे आर अनअटेंडेड, सो वी वांट टू गो बैक अर्ली। तो जहाँ तक पॉसिबल हो पाता है हम लोग अपने लेवल पे उनको हेल्प किया कि उस तरह से उनका टाइमिंग कुछ एडजस्ट कर दिया जैसे भी हो पाया। बट अगर उनकी साइकोलॉजी सोची जाए तो अगर वो पेशेंट को अपना 100% दे भी रहे हैं, बट दे आर इन अ वेरी स्ट्रेसफुल स्टेट, बिकॉज पेशेंट के अलावा जो बैकग्राउंड कंसर्न्स है वो भी जाके उन्हें वापस डील करने हैं। और इनका, जैसे अब हमने बात की केयर गिवर्स की, उनके मेंटल स्टेटस की, डेफिनेटली वो एक मेजर रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जब आप जानते हैं कि आपकी फैमिली में कोई आपका बहुत अपना कैंसर की बैटल को फाइट कर रहा है, तो आपको सारी चीज़ें छोड़ के उनके साथ खड़ा होना होता है, क्योंकि उनकी लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। एंड क्योंकि हम उस लड़ाई को लड़ रहे होते हैं, तो सिमिलरली कैंसर के साथ खड़े होना, किसी को इस जर्नी में किसी का साथ देना एक फुल टाइम कमिटमेंट है। तो आपने क्या पेशेंट्स को इमोशनली या फिर साइकोलॉजिकली ब्रेक डाउन होते हुए देखा है या मेंटली ब्रेक डाउन होते हुए देखा है? हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि जो केयर गिवर्स होते हैं इसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। केयर गिवर्स का बहुत बार अनअटेंडेड होता है, बहुत बार उनसे हर कुछ एक्सपेक्ट किया जाता है। ना केवल पेशेंट बल्कि उनकी फैमिली, उनकी सोसाइटी भी एक्सपेक्ट करती है कि यह बंदा तो बीमार है, पेशेंट है, तो जो केयर गिवर है उसका ये ड्यूटी है कि वो उसको सब कुछ प्रोवाइड करे। इसमें केयर गिवर्स की जो नीड्स होती हैं वो ओवरलुक्ड हो जाती हैं। बिल्कुल। पेशेंट को आप 10 तरह की चीज़ें खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, उसको रेस्ट दे रहे हैं, उसको सब कुछ आप प्रोवाइड कर रहे हैं, बट इट इज़ द केयर गिवर हु इज़ डूइंग एवरीथिंग। तो उसमें उनकी नीड्स जब ओवरलुक होती है तो स्लोली ये बर्नआउट की तरफ ले जाती है, और ये बर्नआउट और स्ट्रेस उनके ऊपर फिजिकल सिम्टम्स की तरह भी मैनिफेस्ट करती है। लाइक
वो बीमार पड़ गए और अगर उनको तबीयत ख़राब हो गई, उनको किसी तरह की मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो ये अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पेशेंट के ट्रीटमेंट को भी अफेक्ट करती है। बिकॉज जो साथ आने वाला बंदा है, यदि वो बीमार पड़ गया है तो पेशेंट का भी उसमें ट्रीटमेंट कॉम्प्लायंस वेरी करता है। उसके पास बहुत बार कोई आने के लिए नहीं रहा तो उसका ट्रीटमेंट का डेट मिस हुआ, वो शेड्यूल मिस हुआ। तो इसीलिए केयर गिवर जो हेल्थ है वो ओवरलुक डेफिनेटली इसमें नहीं होनी चाहिए। और ये इमोशनल डिस्ट्रेस जो होता है दैट हैज़ टू बी एड्रेस्ड, जो कि अभी उस लेवल पे ग्लोबली आप ऐसे कह लें कि बड़े प्लेटफॉर्म्स पे इस इशू को इतना एम्फेटिकली एड्रेस नहीं किया गया है। तो अगर हम बात करें कि मेंटल हेल्थ पे हम काफ़ी बात करते हैं, हमने पेशेंट के मेंटल हेल्थ को हम काफ़ी एड्रेस करते हैं, क्योंकि अगर एक पेशेंट की जर्नी में वो प्रॉपर उस जर्नी से निकल रहा है जो बिल्कुल एक डिफ़िकल्ट जर्नी है, जहाँ पे उसे बहुत स्ट्रांगली उस जर्नी को कंप्लीट करना है, चाहे वो उसके लिए सर्जरी की न्यूज़ हो या रेडिएशन की न्यूज़ हो या कीमोथेरेपी की न्यूज़ हो, क्योंकि ये सारी न्यूज़ आपको डरा तो देती ही है। लेकिन जब हम बात करें उनके केयर गिवर्स की, तो उनकी मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के लिए एज अ डॉक्टर आप कैसे उसको देखते हैं और कैसे आप ये समझते हैं या फिर उनको ऐसे सजेशंस देते हैं जो आपने विद डिकेड्स आपने देखा है कि कैसे पेशेंट के केयर गिवर्स को आपने संभाला है, तो वहाँ पे वो आपकी राय उनके लिए क्या होती है कि कैसे वो अपने आप को, अपनी मेंटल हेल्थ को सही रख सकें इस पूरे जर्नी के दौरान, जहाँ पे वो अपने नियर एंड डियर वंस को कैंसर की जर्नी में सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, कैंसर पेशेंट और उसके केयर गिवर्स, उनको देखते समय इस पे एक चीज़ मैं फोकस करना चाहूँगी कि जो कैंसर ओपीडीज़ होती हैं वो बाकी ओपीडीज़ से डिफरेंट इस सेंस में होती हैं कि ऐसा नहीं है कि आप किसी को बस उसकी बीमारी एक्सप्लेन किए एंड आपने ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब किया एंड आपने फॉलोअप के लिए फिर बुलाया। यहाँ पे पर्सनली जो मैंने मेरी ओपीडीज़ में फ़ील की है कि मुझे किसी भी पेशेंट के साथ 15-20 मिनट से कम तो बिल्कुल नहीं लगते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि पेशेंट आए, मैंने उनको बताया और वो फाइल लेके चले गए। बिल्कुल। ट्रीटमेंट बताने के बाद उस ट्रीटमेंट से रिलेटेड उनके वेरियस क्वेश्चंस होते हैं, पेशेंट के भी और पेशेंट के अटेंडेंट के भी। इस ट्रीटमेंट से हम कितना आउटकम एक्सपेक्ट करें, हमारा क्या फ्यूचर होगा, हमें कैसे इसको डील करना है। और ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चंस हमारे से एक ही बार पूछे जाते हैं, हो सकता है कि वो पेशेंट हमारे पास सब्सिक्वेंट विजिट्स में भी सेम क्वेश्चन रिपीट करे, और उसमें एज अ डॉक्टर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम वहाँ पे पेशेंट एम्पैथी को मेंटेन करें। दिस थिंग शुड नेवर कम अप कि मैंने तो ये आपको पिछली बार बता दिया था, आप मेरे से दोबारा क्यों पूछ रहे हैं। बिल्कुल। हमें पेशेंट को और उसके फैमिली को इस डायग्नोसिस के साथ एक्सेप्टेंस में आने का टाइम देना होता है, और अगर वो हमारे से 10 बार भी सेम चीज़ पूछेंगे तो हम उन्हें 10 बार काउंसिल करेंगे, इसमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं होती है। साथ ही साथ पेशेंट के साथ में केयर गिवर को भी एक काउंसलिंग की प्रॉपर ज़रूरत होती है, क्योंकि पेशेंट तो एंग्जाइटी में, फियर में, बहुत तरह के मतलब डिप्रेशन, ये सब चीज़ें एड्रेस होती हैं। हमारे पास पेशेंट सपोर्ट के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, बट केयर गिवर सपोर्ट के कोई ख़ास प्रोग्राम्स नहीं हैं। तो हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर आई काउंसिल द केयर गिवर्स पर्सनली इन माई ओपीडी, एंड बहुत बार आई टेल देम कि इफ़ यू वांट टू टॉक, इफ़ यू वांट टू शेयर समथिंग, तो आप मेरे पास पेशेंट को छोड़ के एज अ इंडिपेंडेंट पर्सन भी आप आ सकते हैं। और ऐसा होता है, मेरे पास आते हैं अटेंडेंट्स, वो आते हैं बैठ के अपने फैमिली की, अपने लाइफ की, पेशेंट रिलेटेड केयर में जो उनको दिक्कतें हो रही हैं वो चीज़ें मेरे से डिस्कस करके जाते हैं। आई फील कंटेंट इन द थिंग कि वो मेरे को इतना समझ रहे एलिजिबल कि वो आके मेरे से ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज आपको जहाँ पे रेसिप्रोकेशन की उम्मीद होती है वहीं पे आप खुल के इन बातों को डिस्कस कर सकते हैं। तो वी शुड हैव सम हॉस्पिटल सपोर्ट प्रोग्राम्स, और साथ ही साथ जितने पेशेंट सपोर्ट प्रोग्राम्स हैं उसमें केयर गिवर या अटेंडेंट सपोर्ट ग्रुप्स भी हमें डेवलप करने चाहिए, सो दैट दे कैन टॉक अमंग्स देमसेल्फ। हर पेशेंट की नीड्स अलग होती है, हर पेशेंट की प्रॉब्लम्स अलग होती है, तो उनके अटेंडेंट, उनके फैमिली उस चीज़ को कैसे डील किए, इफ़ दे शेयर
दोज थिंग्स दूसरे फेलो फैमिली मेम्बर्स के साथ में, तो एक दूसरे के लिए वो एक सपोर्ट सिस्टम डेवलप करता है. एज अ डॉक्टर आई ऑफर देम अ प्लेटफॉर्म कि दे कैन कम एंड टॉक टू मी. तो बहुत बार आफ्टर माई जनरल OPDs आर ओवर, आई हैव डेली 3, 4 और 5 अटेंडेंट्स वेटिंग कि मैम आप पेशेंट देख लो, तब हम लोग आके आपसे बात करेंगे. दे कम एंड डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स एंड वी ट्राई टू फाइंड अ वे आउट. सो दिस इज़ अ हेल्प विच आई ऑफर फ्रॉम माई साइड, बट देयर शुड बी अदर प्रोग्राम्स ऑल्सो जिसमें कि पेशेंट नीड्स के साथ में अटेंडेंट सपोर्ट ग्रुप्स को भी एज अ मतलब ऑन अ लार्ज स्केल डेवलप करना चाहिए. बिल्कुल. एंड ये वाकई में सराहनीय है, क्योंकि जब हम बात करते हैं पेशेंट की, वहाँ पे हम काफ़ी कुछ उन्हें समझा रहे होते हैं, उनकी क्या जर्नी है. बट जब हम केयर गिवर्स की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ हमने डिस्कस किए, चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो इमोशनल हो. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि केयर टेकर्स फाइनेंशियल स्ट्रेस में भी जाते हैं, क्योंकि उन्हें बिल्स भरने हैं, उन्हें वो ट्रीटमेंट को समझना है कि उनके नियर एंड डियर वन को जिनको कैंसर है उनके बिल्स कैसे भरे जाएं. तो उनका जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है या फाइनेंशियल बर्डन है, उस वजह से केयर गिवर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है? फाइनेंशियल एस्पेक्ट स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा कॉज है, बिकॉज जो ट्रीटमेंट है, तो ट्रीटमेंट में ट्रीटमेंट सब्सिडी, गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत कुछ होती है, बट उसके अलावा भी एक फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन तो फैमिली के ऊपर होती ही है. अगर पेशेंट जो है ही और शी इज़ द ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली और वो खुद बीमार है, तो उसकी जॉब कॉम्प्रोमाइज़ होती है. अगर केयर गिवर, जो प्राइमरी केयर गिवर है, अटेंडेंट है, इफ़ दैट पर्सन इज़ द लाइक ब्रेड अर्नर फॉर द फैमिली, तो उसका पेशेंट के साथ में बार बार ट्रीटमेंट के लिए आना उसके लीव्स एंड ऑल को अफेक्ट करता है. तो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस जो हैं वो हैं, और इसमें कोई फिक्स्ड ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट तो है नहीं. इसमें है कि डिपेंडिंग अपॉन रिस्पॉन्स आपका कितने महीने इलाज चलेगा या कितने साल में कंप्लीट होगा. तो ये जो रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं, ये क्यूमुलेटिव वे में काफ़ी बड़ा फाइनेंशियल बर्डन पेशेंट के ऊपर, उसके फैमिली और उसके केयर गिवर के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं. तो ये एक मेंटल स्ट्रेस का बहुत बड़ा कॉज है इसमें. और अगर हम बात करें सपोर्ट सिस्टम की, कि केयर गिवर्स का सपोर्ट सिस्टम है, एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम हो, एक ऐसा सपोर्ट नेटवर्क हो जहाँ पे पेशेंट के केयर गिवर्स इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर सके. क्योंकि जब भी एक किसी पेशेंट की कैंसर जर्नी या किसी एक केयर गिवर की वो जर्नी स्टार्ट होती है, तो वो अकेला है, इकलौता एक्सेस डॉक्टर है जिनसे वो बात कर सकता है. बट क्या आपको लगता है कि अगर एक ऐसा सपोर्ट ग्रुप इंडिया के अंदर हो जहाँ पे केयर गिवर्स बात कर सकें, तो उन्हें शायद उस जर्नी, जो सबकी एक इंडिविजुअल जर्नी है, उसकी बजाय शायद क्यूमुलेटिव जर्नी का फ़ायदा मिल सके केयर गिवर्स को. कुछ ऐसे ग्रुप्स हों जहाँ पे उन्हें पता चल सके कि कैसे वो अपने फाइनेंशियल बर्डन को ईज आउट कर सकते हैं, कैसे वो अपने मेंटल बर्डन को ईज आउट कर सकते हैं, कैसे वो अपने फिजिकल बर्डन को ईज आउट कर सकते हैं. एज अ मेरे नॉलेज में अभी तक कोई ऐसा फंक्शनिंग ग्रुप नहीं है जो कि डिफरेंट स्टेट्स को या रीजन्स को साथ में कोलैब करके कैटर कर रहा हो. इसमें बेसिकली इंडिविजुअल लेवल्स पे ऐसा होता है कि जैसे पेशेंट्स अटेंडेंट्स हमारे पास आए, तो सेम प्रोफाइल के जो पेशेंट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हेड एंड नेक कैंसर पेशेंट्स, तो अगर उनको रेडिएशन का बीच में उनको मुंह में छाले होते हैं, तो उसकी वजह से उनका खाने पीने का चेंजेस हो जाता है, टेस्ट चेंजेस हो जाते हैं, फूड इंटेक घट जाता है, तो जिससे वेट लॉस होता है. तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग बहुत बार अटेंडेंट्स को समझाते हैं कि व्हाट नेसेसरी चेंजेस यू शुड डू. अब अगर हमारे पास ऐसे 4-5 पेशेंट्स हैं, तो उन सब 4-5 पेशेंट्स को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया. देन वी ट्राई टू डू कि जो एक प्रोफाइल के पेशेंट्स हैं उनके अटेंडेंट्स को वी मेक देम सिट टुगेदर एंड देन वी एक्सप्लेन देम इन ग्रुप कि आप ऐसे ऐसे करके, अपार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल चेंजेस, व्हाट जनरल चेंजेस दे कैन डू, क्या जनरल मेजर्स वो कर सकते हैं. इसके साथ ही ये जो इतनी लंबी ट्रीटमेंट होती है, तो अटेंडेंट्स आपस में भी एक बॉन्डिंग डेवलप कर लेते हैं. तो वी मेक देम सिट टुगेदर, दे डिस्कस्ड अमंग देमसेल्व्स, और साथ ही अगर उन्हें कुछ कन्फ्यूजन होती है, दे कम टू अस. इस कैंसर की लड़ाई में आपने पेशेंट और केयर गिवर को बहुत नज़दीक से देखा है. इस पूरी लड़ाई की शुरुआत और इस पूरी लड़ाई के अंत तक आप पेशेंट और कैंसर गिवर के रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट और
क्रिटिसिज्म या फिर वो रिश्ते बनते या बिखरते देखा है, तो वहाँ पे आपकी क्या राय है? आप अपने एक्सपीरियंस को कैसे समराइज करेंगे? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेसिकली, क्योंकि इफ़ आई टॉक अबाउट पर्सनल एक्सपीरियंस, तो जो फर्स्ट फ्यू विजिट्स होते हैं पेशेंट्स के, लाइक अगर मान लो मैंने डायग्नोसिस ब्रेक किया पेशेंट को, तो दैट डे वी हैव टन्स ऑफ रिलेटिव्स along with the patient. अगर पेशेंट के साथ में एक अटेंडेंट आया, वी ब्रोक द डायग्नोसिस, वी एक्सप्लेन देम द ट्रीटमेंट, उसके बाद हमारे पास बैचेस में उनके 2-3 रिलेटिव्स दे कम टू अस, दे रिकन्फर्म द डायग्नोसिस, बिकॉज आई नो इट इज़ अ डायग्नोसिस जिसके लिए एक्सेप्टेंस में उन्हें टाइम लगता है. First few cycles or first few days of treatment, they have so many people around them. 5-10 लोग हमेशा, 2 लोग अगर अंदर हॉस्पिटल में है तो 10 लोग बाहर खड़े रहेंगे. पेशेंट भी काफ़ी उस समय एनर्जेटिक एंड सपोर्ट सिस्टम, फुल ऑफ सपोर्ट सिस्टम फील करते हैं. बट विद टाइम वी हैव सीन कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, बट द मेजोरिटी ऑफ द केसेस विच वी एज अ डॉक्टर वी हैव एक्सपीरियंस्ड, कि जैसे जैसे ट्रीटमेंट का टाइम आगे बढ़ा, लेंथ ऑफ ट्रीटमेंट इंक्रीज होती गई, जो ड्रॉप आउट रेट ऑफ केयर गिवर्स होता है वो होने लगता है. इसमें बेसिकली जो साइड सपोर्ट सिस्टम होते हैं वो धीरे धीरे करके वो दे प्रेफर स्टेइंग बैक. बिल्कुल. जो एक प्राइमरी केयर गिवर, 1 और 2 प्राइमरी केयर गिवर्स होते हैं, या तो पेरेंट्स, सिबलिंग्स या स्पाउस बेसिकली, एंड इन सम केसेस I would like to say a very close friend, and I had one patient जिसके साथ उसका कोई घर वाला नहीं आता था. The neighbor used to come for the treatment. In that case, that neighbor was the primary caregiver. Great. So these things, तो ये 1 या 2 जो लोग होते हैं, they are there with the patients right from the beginning up to the completion of treatment, and even after completion of treatment also for the follow-ups of the patient. तो ये जो रिलेशन होता है उनके लिए बहुत ही स्ट्रेसफुल हो जाता है एट टाइम्स, बिकॉज पेशेंट की जो मेंटल स्टेट होती है, मेनी अ टाइम्स बिकॉज ऑफ फियर एंड अनसर्टेनिटी दे बिकम वेरी एग्रेसिव, और उनका जो एग्रेशन होता है वो उनके केयर गिवर पर ही निकलता है. जो बंदा उनके साथ हमेशा खड़ा है ना, वही उनके गुस्से का भी शिकार होता है. तो ऐसे में आप केयर गिवर्स को कैसे बोलते हैं कि मतलब ये चीज़ आपको पर्सनली नहीं लेनी है, क्योंकि बहुत ही ह्यूमन है कि आप किसी के साथ खड़े हैं, आप उसकी जर्नी में कंसिस्टेंटली साथ दे रहे हैं. ये कंप्लेन बहुत मेरे पास आती है, क्योंकि केयर गिवर्स अक्सर मेरे पास आते हैं एंड आई फील बैड फॉर देम, क्योंकि वो पेशेंट को, ठीक है, आई आस्क द पेशेंट टू गो आउट सो दैट आई कैन हैव अ वर्ड 1-to-1 विद द केयर गिवर, एंड आई फील दे start crying and I feel very bad for them, because जो बंदा लगातार कर रहा है, I also know कि patient intentionally they are not saying that, क्योंकि वो खुद एक टफ जर्नी से they are going themselves through a tough journey. and दूसरी चीज़ है कि उनकी जो uncertainty है, उनकी जो illness है, that is speaking out. So केयर गिवर्स को इस समय एक बहुत इम्पॉर्टेंट समझाना ज़रूरी होता है कि गिव सम डिस्टेंस. बोलना आसान है, डोंट टेक इट पर्सनली, बट एज अ ह्यूमन अगर हम लोग सोचें तो बातें लग जाती हैं. केयर गिवर्स उससे बहुत इमोशनली डिस्ट्रेस हो जाते हैं, बट एक एम्पैथी के साथ साथ एक हेल्दी इमोशनल डिस्टेंस मेंटेन करना ज़रूरी होता है. व्हाट आई एक्सप्लेन टू देम कि उनकी हर बात का, उनके हर गुस्से का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है. अगर वो कुछ बोल रहे हैं, लेट देम स्पीक. आप बस ये सोचिए कि ये वो नहीं, उनकी बीमारी बोल रही है, क्योंकि जब वो बीमार नहीं थे तो आपका बहुत कॉर्डियल रिलेशन था. तो यू सी द पर्सन बिहाइंड दैट इलनेस, और ये चीज़ केयर गिवर को समझाना, रिपीटेड काउंसलिंग देना बहुत ज़रूरी होता है कि इफ़ यू रिमेंबर द पर्सन, वो आदमी जो बीमारी होने के पहले वो व्यक्ति जैसा था, आप उसको उसी तरह से अपने दिमाग में रखिएगा. अब उसको वही समझिए कि ये वही बंदा है, बस एक डिफ़िकल्ट समय से गुजर रहा है. डिफ़िकल्ट समय हमारे उस अटेंडेंट के लिए भी है, लेकिन अटेंडेंट जो है वो दोहरी मार में है, वो सेवा भी कर रहा है और वो बहुत बार गुस्से का शिकार भी हो रहा है. तो ऐसे में अटेंडेंट को ये एक्सप्लेन करना कि एक हेल्दी इमोशनल डिस्टेंस बना के, और हर गुस्से को रिएक्शन की ज़रूरत नहीं होती. आपको पेशेंट को ये एक्सप्लेन नहीं करना है कि आप जो कर रहे हो वो ठीक है या उनकी भलाई के लिए कर रहे हो. अगर उनको एक डिस्टेंस दो, उनको एक टाइम आउट जोन दो, और उसके बाद
मेंटेन जर्नल फॉर योरसेल्फ। बहुत बार आई टेल देम कि आपको बहुत गुस्सा लग रहा है, आप पेशेंट को जितनी बातें आप बोलना चाहते हो राइट डाउन ऑन अ पेपर, यू ब्रिंग दैट पेपर टू मी, यू गिव इट टू मी, और आप मन में सोच लो कि आपने पेशेंट को बोला। आई हैव अ बंडल ऑफ दैट पेपर इन माई ड्रॉवर, एंड वो फुल ऑफ इंसाइट हैं। अगर आप फुल ऑफ इंसाइट है, आई हैव अ बंडल ऑफ दैट पेपर इन माई ड्रॉवर। और व्हाट आई डू कि जब पेशेंट का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आई गिव देम बैक देयर पेपर मेनी अ तो वो उनके लिए टाइम्स। शॉकिंग नहीं होता? उनके लिए होता है, आई टेल देम कि अगर यही बातें आपने उस समय पेशेंट को बोली होती तो ये आप दोनों के लिए डिस्ट्रेसिंग हो जाता। आई गिव देम बैक कि बाहर जाके फाड़ के फेंक देना है इसको। सो इवेंचुअली इन दिस जर्नी उनका रिलेशन वाकई में इम्प्रूव हो जाता है जब तक कैंसर ट्रीटमेंट की जर्नी खत्म होती बहुत है? बार, क्योंकि जो शुरुआत की टाइम होती है, जो डिस्ट्रेसिंग टाइम होती है, उसको एक बार ओवरकम करने के बाद पेशेंट भी एट ईज होते हैं। मेनी अ टाइम्स आई काउंसल द पेशेंट ऑल्सो। ऐसा नहीं कि सारी काउंसलिंग केयर गिवर के लिए है कि आप ध्यान मत दो, आप दिल से मत लगाओ, आप टाइम आउट दो। पेशेंट को भी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। पेशेंट को यह समझाना बहुत ज़रूरी होता है कि दिस इज़ द पर्सन हु इज़ टेकिंग योर केयर। आप एजिटेटेड हैं, आप फियर में हैं, आप एंग्जाइटी में हैं, आप अपनी एंग्जाइटी आके मेरे से बोलो, आई एम देयर टू लिसन। बट अगर आप उसी बंदे को बोलते रहोगे तो उसका मेंटल स्टेट कहाँ जाएगा, वो किसको बोलने के लिए जाएगा? तो पेशेंट काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है। I'll just cite a very relevant example. I had a patient, they belong to a lower socioeconomic status. तो उनकी वाइफ कंटिन्यूसली ट्रीटमेंट में हमारे साथ आ रहे थे। वन डे दैट पेशेंट केम अलॉन्ग विथ हिज यंगर ब्रदर। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई आस्क्ड, आज आपकी वाइफ नहीं आई? एंड ही स्टार्टेड स्पीकिंग वेरी एंग्रीली इन फ्रंट ऑफ मी अबाउट हिज वाइफ दैट उसकी डॉटर का नेशनल लेवल कराटे चैम्पियनशिप का एंट्रेंस कुछ था, परफॉर्मेंस टेस्ट समथिंग लाइक दैट। तो उससे मुझे पता चला कि इसकी डॉटर वाज अ ब्लैक बेल्ट इन कराटे, एंड नेशनल लेवल जो होती है उसमें दिल्ली से डेट आई थी। तो वाइफ हैज़ टेकन द डॉटर उसको उस कंपटीशन में पार्ट कराने के लिए, एंड शी हैज़ गॉन देयर फॉर जस्ट 2 days। उस बीच में इनका डेट आया। The patient came along with his brother, and he was very angrily speaking in front of me of his wife that उसको मेरा ध्यान नहीं रखना है, मैं बीमार हूँ, मुझे छोड़ के बेटी को कराटे का एग्ज़ाम दिलाने के लिए ले गई है। Personally, I felt very anguished over the patient, but मैं अपना वो इमोशन उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकती थी। But very calmly I explained him कि that lady was standing with you day 1 of your treatment. She was throughout there in your surgery, throughout it there in your chemo, and like you are halfway through your radiation, only 10 and 15 fractions more are left. She has gone there for 2 days and just for some good cause. उन्होंने तुम्हारा बेटी का वो कराटे का एग्ज़ाम दिलाने के लिए वो ले गई है, and तुम्हारे में वो एक्सेप्टेंस नहीं है 2 days का भी कि तुम वो फ्लेक्सिबिलिटी रखो। तो इफ़ यू आस्क माई पर्सपेक्टिव, तो दैट डे द पेशेंट, उसको पता नहीं मेरी बात अच्छी लगी या बुरी लगी, बट ही काम डाउन। और उसका जो यंगर ब्रदर था, आफ्टर द पेशेंट लेफ्ट द रूम, ही सेड नथिंग, ही जस्ट स्टूड अप एंड जस्ट अ सिंगल वर्ड, धन्यवाद मैम, इतना बोल के वो चला गया। बिकॉज उसका जो वो धन्यवाद मैम था, दैट एक्चुअली रिवील्ड हिज फेस एंड हिज एक्सप्रेशंस। हाँ, हिज फेस एंड हिज एक्सप्रेशंस रिवील्ड दैट दिस पर्सन व्हाट ही ब्लर्टेड आउट इन फ्रंट ऑफ मी, वो ये सुबह से बोल रहा था। बिल्कुल। बट चूंकि वो छोटा भाई था, वो कुछ भी बोल रहा था, तो उसको पेशेंट अपने गुस्से से फिर चुप करा दे पा रहे थे। उन्हें मेरी बात सुननी पड़ी पूरी, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह सकती कि वो पूरा कन्विंस हुए कि नहीं हुए, बट देयर इज समवन हु शुड स्पीक आउट टू देम, क्योंकि अटेंडेंट्स के लिए भी उनका पक्ष लेने वाले लोग बहुत कम होते हैं। आपने वाइफ का जिक्र किया, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने इतनी सारी कैंसर पेशेंट्स की जर्नी देखी, कितने % केसेस में आपको केयर गिवर हस्बैंड या वाइफ नज़र आए? देखिए, हस्बैंड या वाइफ जो है ऑलमोस्ट 60% केसेस में नज़र आए, क्योंकि
आपके स्पाउस ही होते हैं जो आपको साथ में पूरी जर्नी इस तरह से केयर गिविंग करा के बिना किसी मतलब एक तरह से कहें कि सेल्फिशनेस के आपके ट्रीटमेंट में आपके साथ रहे। लेकिन फिर भी ये 100% नहीं है। इसके साथ एक मेजर रोल पेरेंट्स और सिबलिंग्स का होता है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनके पेरेंट्स उनके साथ ट्रीटमेंट कराने आते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनके सिबलिंग्स आते हैं, ओल्डर और यंगर, और इसमें रोल रिवर्सल बहुत मेजर चेंजेस होते हैं। जैसे जो आपके बच्चे हैं, बहुत बार जो बच्चे ट्रीटमेंट कराने आ रहे हैं तो धीरे धीरे वो आपके पेरेंट्स बन जाते हैं। वो आपको हर चीज़ बताएंगे कि आप ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, आपके लिए ये अच्छा है, वो बुरा है। जो चेन ऑफ कमांड होता है वो रिवर्स हो जाता है। उसमें है कि जो पेरेंट्स हैं, अगर बच्चे इलाज करा रहे हैं तो वो पेरेंटल रोल में आ जाते हैं। जो सिबलिंग्स हैं, वो छोटे हों या बड़े, तो वो एक कमांडिंग रोल में आते हैं। वो इसलिए नहीं कि कुछ गलत करने के लिए, कमांडिंग रोल फॉर गुड, कि आपका केयर करने के लिए। तो स्पाउस के अलावा पेरेंट्स, चिल्ड्रन एंड सिबलिंग्स एक बहुत मेजर पार्ट होता है। देयर आर फ्यू केसेस ऑफ, एज आई टोल्ड अर्लियर, कि नेबर्स एंड फ्रेंड्स भी आते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए। देयर वाज अ पेशेंट 85 ईयर्स ओल्ड, उसके साथ उसका 87 ईयर्स का बचपन का दोस्त आता था ट्रीटमेंट कराने, बिकॉज उसकी वाइफ नहीं थी एंड बच्चे वर लिविंग अब्रॉड एंड दे डोंट हैव टाइम टू कम एंड लाइक ट्रीटमेंट कराने का। उसका बचपन का दोस्त आता था। स्पाउस को जैसे मेजरली 60% केसेस में स्पाउस होते हैं, बट 100% फिर भी नहीं है, बिकॉज पेशेंट्स भी एक टफ टाइम से गुजरते हैं। वी हैड अ वेरी यंग पेशेंट, वेरी रिसेंटली मैरिड, एंड ही हैड कैंसर। तो it was like 1.5 years into his marriage and he was diagnosed with cancers 2 weeks back, and जो वाइफ के घर वाले थे, they took the girl back. शॉकिंग। हाँ, तो ये सब चीज़ें होती हैं कि पेशेंट्स हमारे पास आके अपनी इस तरह की पर्सनल प्रॉब्लम्स भी शेयर करते हैं। तो इसमें हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम उन लोग को एक फुल फैमिली साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे के चलें। उस पेशेंट की जो मदर थी, शी वाज स्टैंडिंग थ्रू आउट देयर विद द ट्रीटमेंट। हाँ जी। हाँ, एंड द ट्रीटमेंट वाज कंप्लीटेड। ट्रीटमेंट के बाद में लाइक इन बिटवीन अनफॉर्चुनेटली द पेशेंट एंड द वाइफ गॉट डिवोर्स्ड, एंड पेशेंट का ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ। ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के 2 साल बाद ही रीमैरिड, एंड आई थिंक 2 months back he came with his wife and kid. That's great. That's a story of hope. Right, हाँ। अगर आप मैरिटल लाइफ की बात करें तो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में क्या क्या मैरिटल लाइफ के चैलेंजेस होते हैं? आपने एक स्टोरी बताई जहाँ पे डिवोर्स की स्टोरी थी, बट मेजर चैलेंजेस क्या होते हैं हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में इस जर्नी में? हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में देखिए, मोस्ट ऑफ द केसेस में स्पाउसेस दे स्टैंड एज पिलर्स। व्हाट आई नैरेटेड एक स्मॉल फ्रैक्शन होता है, और इस तरह का ऐसा नहीं कि केवल वाइफ के केसेस में, there are many husbands also, and most of the cases there are husbands only, मतलब सॉरी टू से, बट गांव के केसेस में क्या होता है कि जो लेडी होती है, जो फीमेल होती है, उसको जब बीमारी डायग्नोज हो जाती है तो 10 में से 2 या 3 फैमिली ऐसी होती है जिसमें द हस्बैंड बैक्स आउट कि आई एम नॉट देयर टू इन दिस जर्नी आपका ट्रीटमेंट कराने के लिए। लेकिन फिर भी मेजोरिटी केसेस में, बट दीज आर स्मॉलर नंबर ऑफ केसेस, बट इनह्यूमन है। इसके लिए हम लोग वी कैन नॉट डू एनीथिंग, बिकॉज आप किसी को मॉरली तो एडुकेट कर नहीं सकते, बट इसमें हम लोग बस इतना कर सकते हैं कि जो अपनी तरफ से सपोर्ट दे सकते हैं वो करते हैं। मैरिटल लाइफ में जो मेजर प्रॉब्लम फेस करते हैं ये लोग, वो फिज़िकल इंटीमेसी को लेके होती है, क्योंकि ये बीमारी होने के बाद मन में बहुत तरह की शंका भी हो जाती है। बहुत सारे लोग इसको छुआछूत की बीमारी समझते हैं, कैंसर को, और ये बहुत ज़्यादा गूगल क्वेश्चन भी है, क्योंकि मेरी टीम जब रिसर्च कर रही थी तो उन्होंने भी ये पाया कि कैन वी हैव सेक्स if my partner is suffering from cancer treatment or undergoing cancer treatment or radiation. आप लोगों ने तो गूगल किया, मेरे पास तो ओपीडी में से 10 में से 8 कपल ये पूछ के जाते हैं कि ट्रीटमेंट चल रहा है तो कैन वी कंटिन्यू विथ आवर इंटीमेट रिलेशंस और नॉट। तो मेरा उसमें एडवाइस उनके लिए यही रहता है कि इट टोटली डिपेंड्स ऑन इंटरपर्सनल कंफर्ट।
if the patient is comfortable, because you cannot force yourself on anyone. और ये एक ऐसा emotionally distressing time होता है कि physical intimacy, एक sexual relation is totally it totally happens. You can have pleasure in that when you have a emotional bonding. अगर दोनों में से एक partner भी emotionally distressed है तो it is not a job that has to be done actually. It becomes punishment for it becomes punishment for the other. तो during treatment एक interpersonal understanding होना बहुत ज़रूरी है कि what the partner wants. इसमें important ये होता है कि अगर हम लोग जैसे अदर देन पेल्विक रीजन, कमर के हिस्से के अलावा किसी और जगह का अगर ट्रीटमेंट चल रहा है, कमर के हिस्से का ट्रीटमेंट किन किन कैंसर्स में जनरली होता है? जैसे वही कि कमर के हिस्से में जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, मेल के केसेस में प्रोस्टेट कैंसर्स हो गए, उसके अलावा फीमेल में बच्चेदानी यानी कि सर्वाइकल कैंसर, इंडोमेट्रियल कैंसर्स हो गए, इसके अलावा लैट्रिन के रास्ते का कैंसर जो एनल कैंसर्स है, रेक्टल कैंसर्स हैं जो कि दोनों ही सेक्स में हो सकते हैं, इसके अलावा कोई भी मस्कुलोस्केलेटल कैंसर, सार्कोमास जो कि मसल में या बोन में कमर के हिस्से में हो रहा हो, तो वैसे में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि बहुत बार ट्रीटमेंट के दौरान अगर रेडिएशन खास करके लगी तो स्किन काफ़ी फ्राइबल एंड सेंसिटिव हो जाती है, तो इट कुड कॉज पेन, ब्लीडिंग एंड ट्रॉमा टू द एरिया. तो वैसे में हमारा एडवाइस रहता है कि लेट द एरिया हील एंड देयर आफ्टर लाइक यू कैन कंज्यूमेट योर रिलेशनशिप. अगर पेशेंट कीमोथेरेपी पे है तो वी आस्क द स्पाउस टू यूज़ प्रोटेक्शन लाइक कॉन्डोम सो दैट वो डायरेक्ट बॉडी सिक्रीशंस के कांटेक्ट में ना आए. इसके अलावा अगर किसी और पार्ट का ट्रीटमेंट चल रहा है और लाइक दे वांट टू कंज्यूमेट देयर मैरिटल लाइफ or they want to have some physical intimacy, then apart from these specific things, इन थोड़ी मोड़ी चीज़ों के अलावा it totally depends on the understanding between the two partners. ऐसा नहीं है कि medically ये मना है. Okay. It is not कि हम आपको मना करेंगे कि no you don't have to do that. है? नहीं. Okay. Because ये जो है ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है. ये एक दूसरा कॉमन क्वेश्चन है हमारे पास ओपीडी में कि क्या हम साथ में अपने हस्बैंड के या वाइफ के रहेंगे या बच्चे साथ में रहेंगे तो क्या उन्हें भी कैंसर हो जाएगा. तो इस फिज़िकल रिलेशन से या साथ में रहने से कैंसर नहीं फैलता है, लेकिन ये टोटली डिपेंड करेगा. जो खास करके हमें ध्यान देना है जो पेल्विक एरियाज़ के कैंसर्स की हमने बात की, लाइक इफ़ द मेल इफ़ ही इज़ सफरिंग फ्रॉम लाइक पेनाइल कैंसर, पेनिस के जो कैंसर्स होते हैं या टेस्टिस के जो कैंसर्स होते हैं, तो उसमें इट इज़ नॉट गुड फॉर द मेल ऑल्सो और नॉट गुड फॉर द फीमेल ऑल्सो अगर मेल को ट्रीटमेंट चल रहा है. ठीक है. फीमेल को अगर बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है तो सर्वाइकल कैंसर्स का एक मोस्ट कॉमन सिम्टम पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग यानी कि इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग की समस्या होती है. हाँ जी. तो यू आर एग्रीवेटिंग द सिम्टम्स. It might not spread the cancer, but it might aggravate the symptoms. So it has to be totally cordial in this thing. And जब हम बात करते हैं कैंसर, लाइक केयर गिवर ने ट्रीटमेंट में आपका पूरा साथ दिया और कैंसर पेशेंट का पूरा साथ दिया, जब ट्रीटमेंट एंड होता है उसके बाद केयर गिवर्स का आप क्या रोल देखते हैं? देखिए, ट्रीटमेंट एंड होने के बाद कैंसर में फॉलो अप बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. एक तो ये इतनी लंबी ट्रीटमेंट होती है कि लोगों को जब ट्रीटमेंट एंड होता है तो उनको फॉलो अप के लिए आना सबसे बड़ा कष्ट लगता है. बहुत बार हम उन्हें बोलते हैं कि आपको 2 महीने से 2 साल तक दिखाना है या 3-4 महीने से आना है, तो 1 या 2 विजिट के बाद वो आना बंद कर देते हैं कि हम तो ठीक ही हैं. इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि कैंसर का ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद जो शुरुआत के 2 साल होते हैं उसमें क्लोज फॉलोअप की ज़रूरत होती है क्योंकि जो चांसेस ऑफ रीअकरेंस होते हैं, जो वापस होने के चांसेस होते हैं, या कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स, जैसे कि एक अर्ली साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि ट्रीटमेंट के दौरान ही आपको वो साइड इफ़ेक्ट्स आ गए, जैसे कि रेडिएशन दिया तो मुंह में छाले आ गए, कीमो दिया तो ब्लड काउंट्स कम हो गए. ठीक है. और कुछ होते हैं लेट साइड इफ़ेक्ट्स जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म कि पेशेंट को अगर गले का ट्रीटमेंट चला तो 6 महीने बाद उसको हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ. अगर किसी को कमर का ट्रीटमेंट चला तो उसको 3 महीने बाद लैट्रिन में
ब्लड की प्रॉब्लम आई या यूरिन में जलन हुई या कमर में जैसे यूरिन रोकने में परेशानी हुई, तो कुछ सिम्टम्स हैं जो बाद में आते हैं। तो जब तक फॉलो अप पे ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद पेशेंट और उनके अटेंडेंट्स नहीं आएंगे, तब तक उन्हें ये पता चलना कि अगर कोई रीअकरेंस भी होना है तो एज अर्ली एज पॉसिबल हमें वो चीज़ डिटेक्ट हो, क्योंकि रीअकरेंस के केसेस में ट्रीटमेंट हमेशा डिफिकल्ट होता है rather than the first go of the treatment। बिल्कुल। अदर देन रीअकरेंस जो साइड इफेक्ट्स हैं, तो आप जब तक आएंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा कि ये ट्रीटमेंट रिलेटेड साइड इफेक्ट्स है कि क्या है, क्योंकि ट्रीटिंग डॉक्टर को मालूम होता है कि उसने क्या ट्रीटमेंट दिया है। तो आप जब उन्हें सिम्टम्स बताएंगे तो दे कैन रिलेट दैट वेदर दिस थिंग इज रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट और नॉट। ऐसे में जो केयर गिवर सपोर्ट होता है दैट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद जो पेशेंट का रिहैबिलिटेशन होता है, आप ऐसे समझ लो कि जिस पार्ट का ट्रीटमेंट चला उसको जैसे बच्चे को किसी पार्ट को यूज़ करना सिखाया जाता है, उस तरह से एक वापस से समझिए ट्रेनिंग देनी पड़ती है। अगर रेक्टल कैंसर्स या ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर या पेल्विक रीजन का ट्रीटमेंट चला तो एक तरह से जैसे जो टॉयलेट ट्रेनिंग होती है उस तरह से उनको होल्ड करना, रिलीज़ करने की एक्सरसाइज सिखाई जाती है। अगर ओरल कैंसर्स या नेक में हम लोगों ने रेडिएशन सर्जरी अगर कुछ किया तो नेक फिजियोथेरेपी होती है कि नेक में टाइटनेस ना आए। स्वेलोइंग डिफ़िकल्टीज़ होती है, पेशेंट को आदत होती है ट्रीटमेंट के पहले कि अगर बड़ा निवाला खाते थे तो वो वापस से कोशिश करते हैं उसी तरह से खाने का, बट वो चेंज करना, वो रिहैबिलिटेट करना कि आपको छोटे निवाले लेने हैं, कड़ा जो हार्ड फूड पार्टिकल्स वाली चीज़ें होती हैं वो नहीं खानी है, बिकॉज दैट कुड कॉज ट्रॉमा टू योर लाइक ओरल कैविटी एंड थ्रोट। इसके साथ ही जो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स होते हैं जिनकी ब्रेस्ट रिमूव होती है, उसके साथ ही एक्जिला यानी कि जो कांख की हिस्सा होती है उसमें से टिश्यूज़ मसल्स हटाई जाती है, तो उनको फिजियोथेरेपी कराना अपर लिम्स का, या पैर में किसी को है तो उसकी उस पर्टिकुलर पार्ट की फिजियोथेरेपी कराना, बिकॉज इडिमा यानी कि स्वेलिंग होने की वजह से वो पार्ट में हमेशा एक भारीपन का फीलिंग होगा। सर्जरी होने की वजह से जो नर्व एंडिंग्स कटती हैं तो हमेशा एक टिंगलिंग सेंसेशन, एक जनरल डिस्कम्फर्ट कि वी आर नॉट फीलिंग समथिंग राइट। तो इन चीज़ों को विथ टाइम रिहैबिलिटेट कराना और उनका डेली रूटीन में उन्हें वापस से इनकॉर्पोरेट कराने के लिए ये जो पोस्ट ट्रीटमेंट केयर होता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब दैट हैज़ नॉट टू बी इग्नोर्ड और ओवरलुक्ड। और ये लाइफ लॉन्ग एक्सरसाइजेस करनी होती हैं एक्चुअली शुरू के तो 2-3 इयर्स डेफिनेटली थोड़ा सा करनी है विथ फ्रीक्वेंसी, बट विथ टाइम जब हमारी मसल टोनिंग हो जाती है एंड न्यू चैनल्स आर एस्टैब्लिश्ड तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दी जा सकती है, बट वी डोंट आस्क देम टू स्टॉप। अगर हम लोग उन्हें इनिशियल 6 मंथ्स या इनिशियल 2 इयर्स में कह रहे हैं कि आप दिन भर में इसको 4 बार करो, तो बाद में वो उसको दिन भर में 2 बार कर सकते हैं, लाइक आफ्टर 2-3 इयर्स ऑफ लाइक कैंसर फ्री लाइफ एंड बैक टू देयर नॉर्मल लाइफ्स विथ सम मॉडिफिकेशंस, पोस्ट ट्रीटमेंट मॉडिफिकेशंस। तो आई थिंक कि अगर आपको एक्सरसाइज करनी भी है तो वो फिजियोथेरेपी 10 मिनट 15 मिनट हार्डली आधा घंटा, तो दिन भर में इंसान अपने लिए आधा घंटा तो पोस्ट ट्रीटमेंट फेज में ज़रूर निकाल सकते हैं। बिल्कुल। और अभी तक हमने काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ जाना और ये समझा कि एक केयर टेकर या फिर एक हीलिंग की जो जर्नी है एक कैंसर पेशेंट की वो कैसे डिफाइंड है, उनमें केयर टेकर्स का कितना बड़ा योगदान है। एंड उसके साथ साथ डॉक्टर अमृता, एक क्वेश्चन हमेशा मुझे हिट करता है, वो ये है कि कैंसर के ट्रीटमेंट की जब भी हम बात करते हैं हम हमेशा एक फाइनेंशियल स्ट्रेस को देख पाते हैं। आप मतलब 10 इंडियंस में अगर हम बात करें, कोई भी 10 इंडियन या कोई भी नियर एंड डियर वंस हम अपने 10 लोगों को ले लें और उनको बोलें कि कैंसर से वो क्या कोरिलेट कर पाते हैं, तो फाइनेंशियल स्ट्रेस उनका सबसे अहम हिस्सा है इस पूरी जर्नी का। और क्योंकि हम इंडियंस आउट ऑफ पॉकेट स्पेंड करते हैं पैसा, हमारे पास ऐसा वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स की तरह कोई स्कीम नहीं है जो हमें मतलब हर एक इंडियन को उस ट्रीटमेंट के लिए इररिस्पेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस की वो इंसान गरीब है, अमीर है या एक मध्यम दर्जे की फैमिली से आता है,
उसको खुद को पैसे लगा के ट्रीटमेंट लेना होता है। आजकल के दिन में आप क्योंकि डे इन एंड डे आउट कैंसर पेशेंट से मिलती हैं, एंड देर आर सेवरल स्कीम्स नाउ जहाँ पे कैंसर के पेशेंट को वो रिलीफ मिलता है, तो अपने जो ऑडियंस हैं उनकी इस नीड को एड्रेस करने के लिए मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या आप हमें ये बता सकती हैं कि अगर किसी को भी कैंसर डायग्नोस होता है तो वो कैंसर से रिलेटेड कहाँ कहाँ फिनेंशियल फंडिंग के लिए रिलाई कर सकता है, या किस फिनेंशियल फंडिंग के लिए वो अप्रोच कर सकता है? हम लोग के पास अब, जैसे आपने बोला कि इन जनरल पॉपुलेशन को कैटर करने वाली कोई स्कीम्स नहीं है, बट अब ऐसा नहीं है। अब बहुत सारी स्कीम्स हैं और कुछ ना कुछ सपोर्ट तो सब पेशेंट्स को मिल ही जाता है। अभी जो आयुष्मान भारत योजना है, तो हमारे हॉस्पिटल्स में 80% पेशेंट्स होते हैं जिनके पास आयुष्मान कार्ड होता है, और जो उसमें 5 लाख तक का ट्रीटमेंट सरकार की तरफ से मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो केवल कैंसर के लिए है, वो एक एरे ऑफ ट्रीटमेंट है जो कि मेडिकल प्रॉब्लम्स, अदर प्रॉब्लम्स, पीडियाट्रिक, ऑर्थो, मतलब आप गायनी, आप जो ब्रांच सोच लीजिए, वो सब कुछ उसमें उन्होंने एक लिस्ट है जिसमें कि एक 10 सेट्स ऑफ ट्रीटमेंट फॉर डिफरेंट कंडीशंस उन्होंने दे रखे हैं। तो अगर कैंसर की बात करें तो उसमें सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट्स उसमें इंक्लूडेड है। कुछ जो रिसेंट इम्यूनोथेरेपीज आई हैं वो नहीं है, लेकिन फिर भी जो बेसिक ट्रीटमेंट्स हैं मोस्ट ऑफ देम आर कवर्ड इन दैट। तो उससे पेशेंट को बहुत हेल्प मिल जाती है। उसमें वो है कि हमारे पास काउंटर्स होते हैं आयुष्मान भारत के, वो जाके उसमें अपना कार्ड चेक कर सकते हैं कि है कि नहीं है। तो पहले तो ये उनका कुछ राशन कार्ड एंड ऑल से वो पता चलता था कि वेदर दे आर एलिजिबल फॉर आयुष्मान और नॉट। अभी जो रिसेंट मॉडिफिकेशन हुआ है उसमें 70 इयर्स के ऊपर जितने भी पॉपुलेशन है, चाहे वो अपर सोशियो इकोनॉमिक हो, रिच एफ्लुएंट हो, या लोअर सोशियो इकोनॉमिक पुअर क्लास से हो, अबव 70 ईयर, 70 साल के ऊपर सब कोई आयुष्मान कार्ड बनवा सकता है। 70 साल के ऊपर के सीनियर सिटीजन्स कवर्ड हैं। इस परिस्थिति का नाम सिर्फ बुढ़ापा नहीं है, इसका नाम बीमारी भी है, लाचारी भी है, जिन्होंने हम सबको पाल पोस कर बड़ा किया। ऐसे बुजुर्गों के लिए अब श्रवण कुमार बनेगा आयुष्मान वय वंदना कार्ड। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था, अब 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। आयुष्मान भारत अब सभी 70 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों के लिए, बुजुर्गों की छड़ी हर घड़ी। और उसके नीचे उनका कुछ क्राइटेरियाज है, गवर्नमेंट सेट ऑफ क्राइटेरियाज, जिस हिसाब से वो कार्ड्स उनको इशू होते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ी हेल्प हो गई है पेशेंट्स को। बीमारी पता चली तो क्या उसके बाद वो आयुष्मान भारत की मदद ले सकते हैं? बिल्कुल, बीमारी पता चलने के बाद ही आयुष्मान भारत की मदद इसमें आती है, क्योंकि जहाँ तक कैंसर ट्रीटमेंट की बात है, तो जो मुझे मालूम है इसमें जो अप्लाई करना होता है हमें कोड्स के लिए आयुष्मान भारत के, तो उसमें हमें बायोप्सी रिपोर्ट, रेडियोलॉजी की रिपोर्ट और ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। तो जब तक हमारे पास डायग्नोसिस नहीं होगी एग्जैक्ट, तब तक हम लोग उस स्कीम के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। तो ये बीमारी पता चलने के बाद आपको ट्रीटमेंट सपोर्ट के लिए ये स्कीम रहती है। इसके अलावा स्टेट लेवल पे हमारे पास मुख्यमंत्री सहायता कोष है, नेशनल लेवल पे आरोग्य निधि प्रोग्राम है, उसके साथ ही जो CGHS, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, ECHS है, वो सारे प्रोग्राम्स होते हैं। तो उसके अंडर पेशेंट्स को काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है, फाइनेंशियल सपोर्ट। इसके अलावा प्रधानमंत्री योजना है, जिसमें कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योजना में आप अप्लाई कर सकते हैं, और एक हम लोग हॉस्पिटल से एस्टिमेट बना के देते हैं। उसके बाद वो हेल्थ डिपार्टमेंट से पास होकर एक सर्टेन अमाउंट हॉस्पिटल को उस पेशेंट के लिए इशू किया जाता है। आफ्टर ट्रीटमेंट दैट अमाउंट इज रिटर्न बैक
टू द सोर्स। तो ये सब सारे स्कीम्स हैं जिससे कि फाइनेंशियल हेल्प पेशेंट को काफ़ी मिल जाती है। उसके अलावा यदि किसी की अपनी पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस है तो एक मेजर सेट कवर हो जाता है। उसके बाद वी आर लेफ्ट विथ स्मॉलर सेट ऑफ पीपल जिनको कि आउट ऑफ पॉकेट कैश में कराना पड़ता है। एंड अगर मान लीजिए कि किसी ने बाई डिफॉल्ट कार्ड नहीं बनवाया या किसी से मिस हो गया, उसकी कैंसर डायग्नोसिस बाद में हुई और उसके पास आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है, तो ऐसे केसेस में क्या उनके आयुष्मान कार्ड दोबारा बनते हैं आफ्टर डायग्नोसिस या फिर उनको मदद मिल एक पाती लिस्ट है? होती है जो कि मतलब आयुष्मान डेस्क इसमें हेल्प करता है कि हम लोग पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप जाके चेक करिए, वहाँ पे आपका राशन कार्ड और आधार कार्ड लेके जाइए, आप चेक करिए। उसके अलावा कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स की अगर रिक्वायरमेंट होती है तो जो स्पेशलाइज्ड उसकी डेस्क है वो बताते हैं, एंड वो उस लिस्ट में पेशेंट का नाम चेक करते हैं कि है कि नहीं है। अगर उसमें उनका नेम होता है तो कार्ड बना के उनको दे दिया जाता है। तो अगर पेशेंट को नहीं भी मालूम है कि वो आयुष्मान के लिए एलिजिबल है या नहीं, या उसको योजना की जानकारी नहीं है, तो हम लोग डेडिकेटेड डेस्क के पास भेज के उनका नेम चेक करवा सकते हैं उसमें। ऐसे एम्प्लॉयज जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट हैं उनके लिए सीजीएचएस सब कुछ कवर करती है? सीजीएचएस कवर करती है और उनका कैशलेस या रीइंबर्समेंट डिपेंडिंग अपॉन उनका टाइप ऑफ सर्विस या इन सर्विस या पोस्ट रिटायरमेंट, उनकी डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं। तो जो सीजीएचएस डेस्क है उससे हम लोग ऑन अ हॉस्पिटल प्रेस्क्रिप्शन हम लोग ट्रीटमेंट प्लान लिख के अंडर साइन एंड स्टैम्प करके वी अप्लाई टू द सीजीएचएस से अप्रूवल हो जाता है, एंड देन उनका ट्रीटमेंट जो है, और यहाँ तक कि ब्लड टेस्ट ये सब तो वो लोग सीजीएचएस से ही करवा देते हैं। अगर कैशलेस है तो टोटली पेशेंट का एकदम कैशलेस ट्रीटमेंट हो जाता है। सीजीएचएस से बस उन्हें अप्रूवल लेके आना है एंड हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो जाएगा। अगर रीइंबर्समेंट है तो वी साइन एंड स्टैम्प ऑल द बिल्स एंड प्रोवाइडेड टू द पेशेंट, फिर वो जाके रीइंबर्स करा लेते हैं उसको। और हेल्थ इंश्योरेंसेस आपको कितने ऐसे लोग मिलते हैं, लाइक आउट ऑफ 10 कितने लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है और वो किस एक्सटेंट तक उनका सपोर्ट कर रहा है? हेल्थ इंश्योरेंस देखिए बेसिकली पेशेंट स्पेसिफिक ही होता है, क्योंकि अगर प्रोबेबिलिटी ऐसे प्रोबेबल नंबर्स की बात करें तो 10 में से 4 के पास ही हेल्थ इंश्योरेंस होता है। तो या तो उतनी अवेयरनेस नहीं है या लोगों को लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना वेस्टेज ऑफ मनी होगा। बट बात है कि जब प्रॉब्लम आ जाती है तो जहाँ तक मुझे मालूम है या जैसे हम लोगों ने भी ले रखे हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने पे ऐसा नहीं है कि वो इमीडिएटली आपकी नेक्स्ट डे से एक्टिव हो जाएगी। उसमें उनका एक सर्टेन विंडो पीरियड होता है। तो बीमारी होने के बाद हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बहुत इमीडिएटली एक होता है, इमीडिएटली एप्लीकेबल बहुत कम पॉलिसीज़ होती हैं। तो आपको अगर आपने बीमारी डायग्नोज होने के बाद इंश्योरेंस लिया तो वो किसी काम की खास नहीं रह जाती है। तो जो लोग पहले से लिए रहते हैं तो 10 में से 4 ही ऐसे लोग होते हैं जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस होती है। बट ये परसेंटेज अब धीरे धीरे बढ़ रही है। अब लोग जहाँ ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं तो अब हेल्थ इंश्योरेंस ज़्यादा लोगों के पास रहती है। उसमें डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं जो मार्केट में रन कर रही हैं। तो हॉस्पिटल्स का डिफरेंट कंपनीज़ के साथ, मतलब नॉट विद अ सिंगल कंपनी, विद मल्टीपल कंपनीज़ वो उनका टाई अप होता है। तो कि हम लोगों ने अगर जैसे हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी आप कभी भी लोगे तो उनकी एक लिस्ट होती है कि हमारी ये इंश्योरेंस किन किन हॉस्पिटल्स में चल रही है। तो वहाँ पर से फिर वही हॉस्पिटल से उनके जो टीपीए फॉर्म्स होते हैं वो हम लोग फिल करके देते हैं और उनका जो नेसेसरी प्रोसेस है वो करके लाइक दे इशू दोज थिंग्स। तो ये तो रही बात ट्रीटमेंट के खर्चे की, लेकिन ट्रीटमेंट के खर्चे के साथ साथ पेशेंट्स या फिर उनके केयर टेकर्स का आना जाना रहना और बहुत सारे और भी एक्सपेंसेस हैं जो दवाइयाँ या फिर हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस से अलग हैं। उन एक्सपेंसेस या उनके लिए आपको कुछ दिखता है कि वो कुछ ऐसे सपोर्ट स्कीम्स जहाँ पे वहाँ पे भी शायद एक बहुत कुछ ऐसा बड़ा पार्ट है, सके? क्योंकि इसमें पेशेंट्स का ऐसा नहीं है कि टोटली वो कैशलेस हो पाते हैं, क्योंकि अब उनके आने जाने का खर्चा और रहने खाने का खर्चा तो उन्हें ही बेयर करना है। वो तो कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है कि
उनका मतलब कि अकोमोडेशन का खर्चा, अगर उन्हें इलाज के लिए मान लीजिए अपना गांव का घर छोड़ के 2 महीने शहर में रहना है तो कोई उनका किराया दे, इस तरह की तो कोई स्कीम्स नहीं है, वो तो उनका पर्सनल होता है। ट्रांसपोर्टेशन की जहाँ तक बात करें तो रेलवे एंड एयर पासेस होते हैं जो कि पेशेंट प्लस 1 अटेंडेंट को कंसेशन रेट पे टिकट्स प्रोवाइड करते हैं। एयरवेज में जहाँ तक मुझे जानकारी है कंसेशनल रेट्स होते हैं। रेलवे के फ्री पासेस होते हैं जो कि हमारे पास साइन होने के लिए आते हैं। हम लोग साइन करके उनको देते हैं। पेशेंट्स हमारे पास जैसे आए, दिखाया और अगली बार जैसे अभी जाने का एक पास साइन करा के ले जाते हैं और अगली फॉलोअप पे आने का एक पास साइन करा के ले जाते हैं। तो हर बार हम लोग उनको 2 पासेस दे के भेजते हैं कि एक वो जिससे अभी लौटेंगे और एक जिससे अगली बार आएंगे, वो आ पाएंगे। तो ये सब स्कीम्स हैं जो उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट करती हैं, बट फिर भी अब एकदम सारा फूड एंड अकोमोडेशन तो नहीं कवर हो सकता है, वो तो उनका पॉकेट एक्सपेंस हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी भी कैंसर पेशेंट के ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं तो एक केयर टेकर में क्या मेजर क्वालिटीज़ होती हैं या होनी चाहिए, या आप देखते हैं या आपको लगता है कि फैमिली में ये 3-4 लोग हैं तो आप बोलते हैं कि नहीं आप यू शुड बी द प्राइमरी केयर टेकर, व्हाट ऑल क्वालिटी यू सी, या कैसे देखिए आप एक सजेस्ट अगर करते हो मेजर क्वालिटी की बात करें तो इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है। यदि केयर टेकर जो प्राइमरी केयर गिवर है वही एंग्शियस है, वही एंग्जाइटी में है, तो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर द पेशेंट ऑल्सो एंड वी एज अ ट्रीटिंग डॉक्टर्स ऑल्सो, बिकॉज केयर गिवर का थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहना, मेंटली स्टेबल एंड इमोशनली स्टेबल रहना बहुत ज़रूरी होता है। देयर आर मेनी अप्स एंड डाउन्स in the treatment, in the patient condition, and standing firmly throughout the treatment is very important. तो जब तक इमोशनल स्टेबिलिटी खुद में नहीं आएगी, एक हेल्दी इमोशनल डिस्टेंसिंग, एक स्टेबिलिटी, एक टाइम आउट जो होता है, तो जब तक वो केयर गिवर में नहीं होगा तब तक उसके लिए इस जर्नी को थ्रू आउट एक सेन वे में एक लाइक अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम पेशेंट के साथ रहना बहुत मुश्किल होगा। सो इफ़ आई टॉक अबाउट वन क्वालिटी that should be emotional stability. आप किसी ऐसे केयर गिवर से मिले हैं आज तक जिसने आपको पर्सनली बहुत इंस्पायर किया हो? देखिए एवरी केयर गिवर आई मीट दे इंस्पायर मी, बिकॉज द थिंग इज़ कि जो उनके साथ डेली आ रहा है उसके लिए किसी स्पेशल स्टोरी की ज़रूरत नहीं होती है। दे कम देयर एवरी डे विद द पेशेंट एंड वो खुद में अपना लाइफ को जैसे जगल कर रहे होते हैं, वो बहुत एक तरह से इंस्पायरिंग होती है। अगर पर्टिकुलरली किसी एक केयर गिवर की बात करें तो उसमें वी हैड अ पेशेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एंड he was a male breast cancer. As you know that breast cancer is common in males also, more common in females, but it happens males maybe. So male breast cancer. तो after that male, वो पुरुष जो थे उनको जब ब्रेस्ट कैंसर पता चला तो the family backed out कुछ सुपरस्टिशन, अंधविश्वास की वजह से कि यह महिलाओं में होने वाली बीमारी इस पुरुष में हुई है एंड ये इसके पिछले जन्मों का पाप था एंड इसके कर्म हैं जिसकी वजह से ये हुई है। तो इस तरह से ही लैक्ड द फैमिली सपोर्ट एंड वो जब मेरे पास पहला दिन आए वो पेशेंट, तो वो किसी के साथ नहीं आए थे। वो केम टू माई ओपीडी सेइंग कि नोबडी वाज रेडी, मेरे साथ कोई रेडी नहीं था मेरे साथ ओपीडी में आने के लिए, कि हम समाज में क्या बोलेंगे कि इस पुरुष को ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। इस पॉइंट पे उनके फैमिली का कोई भी उनके साथ नहीं आया था कि वो चीज़ तुम्हें हुई है, तुम जाओ, तुम इलाज कराओ। वो पेशेंट जब लौट रहा था तो यहाँ पे वी हैड अनदर पेशेंट, उसका लाइक द हस्बैंड वाज वेरी सपोर्टिव, ही वाज स्टैंडिंग थ्रू आउट द ट्रीटमेंट। तो दे मेट ईच अदर ऑन द बस, दे बिलोंग समहाउ, एक ही जगह को बिलोंग करते थे, बस में साथ में गए। तो कैसे पेशेंट्स एक जगह से निकलते हैं, बस में बैठे तो अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वो लेडी जो थी उसका ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट था, मतलब 10-15 डेज और थे तो उसको ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया। मीनवाइल ये जो मेल पेशेंट्स थे ब्रेस्ट कैंसर के, वो जब आए तो आई सॉ द अटेंडेंट
वो अटेंडेंट जो उस लेडी के साथ था, ओके एंड मैंने पूछा भी कि आप तो इनके अटेंडेंट नहीं हो, आप तो, आपका पेशेंट दूसरा है, आप इनके साथ क्यों आए हो? तो ही टोल्ड मी कि आप मेरे को इनका भी अटेंडेंट समझो, एंड दैट मैन मतलब ही स्टूड थ्रू इट। उनकी वाइफ का जब ट्रीटमेंट कंप्लीट भी हो गया, उसके बाद भी इन जेंटलमैन का जो ट्रीटमेंट अगले 2 महीने और चला, तो दैट अटेंडेंट हु वाज टोटली अनरिलेटेड टू द पेशेंट, वो लगातार उनके साथ आया उनका भी ट्रीटमेंट कंप्लीट कराने के लिए। सो दिस थिंग इज़ समथिंग विच आई विल नॉट फॉरगेट। मेरे को हमेशा याद रहता है कि एक अटेंडेंट जो अपना वाइफ का ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद भी एक टोटली अनरिलेटेड आदमी के साथ इसलिए टोटल ट्रीटमेंट में आता रहा बिकॉज उसका खुद का फैमिली से कोई आने को तैयार नहीं था। और ख़ास तौर से एक ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ भाग दौड़ की दुनिया में इंसान अकेले अपने स्ट्रगल्स को आगे लेता है, it takes a lot to stand for someone else and during the long journey it's not a short treatment मतलब also ये सब कि छोटे छोटे छोटा इंसिडेंट treatment है। कभी कभी ह्यूमैनिटी में हमारे फेथ को रीस्टोर करते हैं। बिल्कुल, और ये बहुत बड़े, बहुत टॉलर एग्जांपल्स हैं, बहुत रेयरली देखने को मिलता है। और ऐसी है कि आपको ना ये एग्जांपल्स बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे ग्लोरीफाई होते हुए नहीं मिलेंगे। ना उस अटेंडेंट को कोई जानता है, ना उसका नाम कुछ जानता है, ना उसने कोई लाइक रील डाली, ना कुछ अपने बारे में बोस्ट किया, बट इट इज़ मी हु इज़ स्पीकिंग अबाउट हिम टुडे कि हाँ किसी ने ऐसा किया था जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ। और ये चीज़ अगर मुझे याद है तो हम लोग अगर रोज़ 40-50 पेशेंट देख रहे हैं, पिछले 10 साल से देख रहे हैं, लेकिन अगर कुछ इंसिडेंट्स मुझे याद हैं तो ऑब्वियसली उन्होंने मेरे ऊपर कुछ इम्पैक्ट छोड़ा, इसलिए आज मैं उनको आपके सामने भी बता रही हूँ। बिल्कुल। एंड क्योंकि हम पॉडकास्ट के एंड के तरफ आ रहे हैं और हमने बहुत कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस को टच किया जो शायद कभी भी किसी को भी कैंसर डिटेक्ट हो, तो ये सारे सवाल उसके या फिर उसके केयर टेकर या फिर उसकी फैमिली के दिमाग में ज़रूर आते हैं। एंड आपने बहुत सारे अच्छे मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस को आंसर किया जो एक कॉमन क्वेरी है। हम तो डेफिनेटली सर्चेस के थ्रू वहाँ तक पहुँचते हैं, बट आपकी डे इन एंड डे आउट लाइफ का एक अहम हिस्सा है। तो आई एम श्योर कि हमारी जो ऑडियंस है वो इस पूरे ट्रीटमेंट या हीलिंग जर्नी की पॉडकास्ट से काफ़ी कुछ बेनिफिटेड होगी। उसको ये समझ में आएगा कि कैंसर की जर्नी कैसी है, और शायद ये कन्वर्सेशन उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। क्योंकि हम अब इस पॉडकास्ट के एंडिंग की तरफ आ रहे हैं, तो एक छोटा सा मैसेज जो आप कैंसर के पेशेंट्स और उनके केयर टेकर्स को देना चाहेंगी। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं उन लोग को बोलना चाहूँगी वो है थैंक यू। क्योंकि जो केयर गिवर्स होते हैं उनके सपोर्ट के बिना ये ट्रीटमेंट जो है ये टोटली कंप्लीट नहीं हो सकती है। उनको ऐसा लगता है कि वो जो कर रहे हैं कोई उसको नोटिस नहीं कर रहा, कोई देख नहीं रहा, और वो भी ठीक है, निस्वार्थ भाव से अपने पेशेंट के प्रति प्रेम भावना से उस चीज़ को कर रहे हैं। बट एक चीज़ जो हम उन लोग को एज अ डॉक्टर फ्रेटर्निटी और एज अ जनरल पॉपुलेशन भी बोलना चाहेंगे उन लोग से कि यू आर नॉट अनसीन। आप ऐसा नहीं है कि आपको कोई नहीं देख रहा, आपके कंट्रीब्यूशंस को, आपके जो एफर्ट हैं, दोज आर सीन, दोज आर अप्रिशिएटेड, एंड वी एज अ ट्रीटिंग पार्ट वी रियली लाइक अप्रिशिएट एंड अपलॉड। हम लोग बहुत इनकरेज करते हैं और बहुत हम लोग इस चीज़ से हमें भी होप मिलती है उन लोग की जर्नी को देख के कि कैसे ये लोग अपने डिफ़िकल्ट टाइम्स को नेविगेट करते हैं। बहुत बार हम लोग हमारी पर्सनल लाइफ में जब किसी कारण से परेशान है या किसी कारण से एंग्शियस या लॉस्ट फील करते हैं, तो ये जो पेशेंट स्टोरीज़ होती हैं ये मुझे बहुत हेल्प करती हैं कभी कभी खुद के इनकरेजमेंट के लिए कि लाइक इफ़ दे कैन वॉक थ्रू दिस थिंग तो वाई कैन नॉट आई। Everybody has their own life, but navigating through those things आपको नहीं पता आप किसकी लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हो। बहुत बार अटेंडेंट्स पेशेंट्स मुझे आके बोलते हैं कि लाइक यू हेल्प्ड अस कंप्लीट द ट्रीटमेंट, कि हम लोग तो बहुत लॉस्ट थे थोड़ा कि कराएं भी कि नहीं कराएं, बट आपने हेल्प किया। बट उन्हें ये नहीं पता कि बहुत सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेज में उन्होंने मुझे कैसे हेल्प किया। बहुत बार उनका जो डिटर्मिनेशन और उनका करेज होता है वो हम लोग को भी हमारी लाइफ्स को नेविगेट करने में बहुत
रोल प्ले करता है. तो इट इज़ ऑलवेज अ टू वे प्रोसेस एंड अ डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, अ patient caregiver relationship, a doctor and a caregiver relationship, it is all a triangulated situation. सब एक दूसरे से related है and mutual empathy is must for it. डॉक्टर का अपने टेबल के उधर जो बैठे पेशेंट और अटेंडेंट है उसके लिए, और उनकी तरफ से एक इमोशनल स्टेबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग अपने डॉक्टर के लिए. सो दिस इज़ द थिंग कि थोड़ा करेज, फेथ एंड होप के साथ में ट्रीटमेंट को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है. थैंक यू डॉक्टर अमृता, थैंक्स अ लॉट. आपने इतना टाइम निकाला और आपने बहुत सारे इम्पोर्टेंट मुद्दों पे डिस्कशन किया. आई एम श्योर कि ये पॉडकास्ट किसी भी एक कैंसर पेशेंट या फिर ऐसे कोई भी अपने दोस्त जो किसी कैंसर पेशेंट की जर्नी का हिस्सा हैं, वो इससे काफ़ी कुछ अपने क्वेश्चंस का आंसर पा सकेंगे. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू सो मच.